इतने कॉम्प्लिकेटेड विषय पर कैसे बोल पाऊंगा। तो अब आप थोड़ा हम लोग को इनलाइटन करिए कि ये जीएसटी रिफॉर्म की क्या सचमुच आवश्यकता थी और क्या ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाया। पहली चीज, मैं एक छोटा सा एक राइटर लगाते हुए आगे बढ़ता हूं इसके फिलॉसफी पर और इसके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पे आता हूं। कोई भी टैक्स पीछे से वापस नहीं किया जाता। कभी कभी आप लाइटर साइड में चले जाते हैं ब्रजेश जी, हम लोगों को भी अच्छा लगता है। और अगर इस तरह से हम लोग पीछे से वापस लेंगे तो सन 51 से वापस लेना पड़ेगा हमको बहुत से टैक्स, तो वो तो अंतहीन प्रक्रिया, फिर ब्रिटिशर से वापस लेना पड़ेगा, ये तो अंतहीन प्रक्रिया हो जाएगी। बहरहाल हम इसके अगर फिलॉसफी में जाते हैं और इसके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में जाते हैं, हमें एक तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, दूसरा स्वदेशीकरण देखना पड़ेगा, तीसरा हमको वो देखना पड़ेगा जो इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी के तहत 25 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से बाहर आए और लोअर इनकम ग्रुप जो हमारे ग्रोथ का एक नया इंजन तैयार हो रहा है। और इन सारी प्रक्रियाओं को अगर हम देखते हैं, सरलीकरण इस रूप में हम कह सकते हैं कि हमने 12% को और 28% को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया है। दूसरा आती है बात 40% की, मैं उसको भी अलग करूं। 40% में देखते हैं तो आम आदमी से उस 40% का कोई लेना देना, ना तो ब्रजेश जी हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहे हैं, ना याच खरीदने जा रहे हैं, और ना वहां पर। सर आप मुझे आशीर्वाद दीजिए 10 साल के अंदर मैं हेलीकॉप्टर खरीदूं। आप 10 साल के हो, मैं तो कहता हूं इसी दिवाली आप ले लीजिए। इस दिवाली तो नहीं हो पाएगा सर। तो मैं जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहा था, आप देखिए अगर शिक्षा पर देखते हैं तो हेल्थ पर देखते हैं, बहुत सी चीजें जीरो दायरे में आ गई। यानी कि जो प्रवचन बात होती थी हर जगह कि शिक्षा करना चाहिए, इसको करना चाहिए, मासेस वाले आइटम्स पर आइए। आप देखिए कभी क्वांटिफिकेशन पर जाएंगे फिर वही बात आ जाएगी कि कंसंट्रेशन पर हम चले जाते हैं, वेल्थ कंसंट्रेशन वाले पर हम चले जाते हैं। हम मासेस वाले पर जाएं, हमको ये देखना चाहिए कितने प्रतिशत पॉपुलेशन को लाभ मिला, उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, ना कि ये देखें कि रेवेन्यू कितने से आया है। रेवेन्यू उन्हीं से आएगा जिनके पास क्षमता होगी। लेकिन सरकार का दायित्व क्या है, क्या वो दूसरी स्ट्रेटजीज में हम देखते हैं वो सरकार खुद पैसा लेकर बांटने की जगह वो कहती है हम टैक्स को ही कम कर देते हैं, हम अपना भी काम कम कर देते हैं, आपका भी काम कम कर देते हैं। ये होता है टैक्स रैशनलाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन। दूसरा अगर हम आते हैं तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें पर्यावरण की चिंता पर्याप्त रूप में है। अगर आप इस रूप में देखते हैं, कोयला या कोयले से बने हुए ईंधन पर टैक्स बढ़ा है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि बस, ट्रक, एम्बुलेंस पर टैक्स 28 से 18 आया है, वो 40 नहीं गया है। ये एक मेजर रिफॉर्म है। तो इस तरह की चीजों को हमको बहुत डिटेल में, अगर कृषि क्षेत्र में जाते हैं, आप कहेंगे कृषि में तो बहुत कम खपत है जीएसटी का, वहां से कम आता है, लेकिन कृषि क्षेत्र हमारा जीएसटी को अगर हम अलग करके देखते हैं तो हमारे नेशनल इनकम में कितना कंट्रीब्यूट करता है, उसके सापेक्ष अगर हम देखते हैं कि उनके ट्रैक्टर के दाम 5% जो हो गए, टायर के दाम हो गए, जो और तमाम इक्विपमेंट्स है वो 5% के दायरे में आ गए, 18 से 5%। ये मेजर रिफॉर्म है, 12 से 5%, ये मेजर रिफॉर्म्स है। हमको इस रूप में इसको देखना पड़ेगा। फिर हमको एमएसएमई के रूप में ला करके देखना पड़ेगा कि हम एमएसएमई को कितना इसमें लाभान्वित कर रहे हैं। इंडिजिनस अपने जो उत्पादन है, यानी कि हैंडीक्राफ्ट को हम देखते हैं, लोकल उत्पादन को देखते हैं, इनको हम कितना प्रमोट करें। उनको बहुत बड़ी रकम नहीं चाहिए होती है, उनको छोटे छोटे वो चाहिए होते, सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। वो यहां पर किताब कापी पर टैक्स जीरो, आप इस तरह के आइटम्स देखिए, लाइफ सेविंग पर जीरो, आप उस पर आए तमाम, आप कहेंगे इतना कम हुआ, लेकिन जो कम हुआ। हम लोग अपने डिबेट को, इतनी बड़ी डिबेट को पिज्जा और बर्गर तक सीमित ना करें। मेरा सभी से अनुरोध होगा हम उसको देखें। हाँ, अगर इस चीजों में, इस तरह के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में कोई कमी आती है तो हम चाहेंगे कि उस पर एक अच्छी डिबेट हो, सरकार को सुझाव जाए, नेक्स्ट स्टेज पर उस पर काम होगा। ये आवश्यक हो जाता, ना कि पिज्जा बर्गर तक हम अपने को सीमित कर लें, ये उचित नहीं होगा। मेरा व्यक्तिगत, क्या आप ये मानते हैं कि जिस तरह का रिफॉर्म किया गया वो सरलीकरण है, विशेष तौर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में जिस तरह के कॉम्प्लिकेटेड और तरीके से किया गया, इसको सीसी में, एमएम में, हाइब्रिड में, नॉन हाइब्रिड में, क्या हम इसे और सरल कर सकते थे जो हम नहीं कर पाए? और दूसरा, आप जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, 40% का टैक्स लगाएंगे सर? देखिए कोल्ड ड्रिंक्स, अब मैं क्या कहूं इस पर,
कोल्ड ड्रिंक्स कितना हानिकारक है और किसकी कंपनियां है, जरा ध्यान दे लीजिएगा। कोल्ड ड्रिंक वालों की एक लॉबी बहुत बड़ी भारत में है, इसको आप देखिएगा। कोल्ड ड्रिंक की कंपनियों का ओनरशिप कहां से गाइडेड होता है, जरा वो भी विचार कर लीजिएगा। तीसरा एक चीज मेरी रह गई थी, अनुरोध करूंगा मुझे समय दें, वो ये कि हमारा जो टैक्स रेट कम होने से उत्पादन का हमारा लागत घट रहा है। हम ग्लोबल मार्केट में अपनी रीच बढ़ाने में, क्योंकि एवरेज टैक्स रेट 10% के आसपास कम होता दिखाई पड़ रहा है। ये अभी गेस एस्टिमेट है, रियल एस्टिमेट मेरा नहीं है। अगर 10% हमारी कास्ट कम होती है टैक्स के कारण, हम ग्लोबल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को और अधिक बेचने में शायद ज्यादा सफल हो पाएंगे। सर, एक महत्वपूर्ण विषय रह गया है। आपने हमेशा इस बात की हिमायत की मेरे साथ डिबेट में, और सिद्धार्थ जी इसकी गवाही देंगे कि जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं इन सबको जीएसटी के दायरे में लाया जाए। सर, इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ, चिमटे से भी नहीं छुआ गया सर पेट्रोलियम प्रोडक्ट को। ब्रजेश जी, फिर उसी भाव से मैं आज कहूंगा जो हमेशा कहता हूं, किसी राज्य सरकार ने कहा आज तक दो चीजों पर कभी नहीं कहते। इस मामले में सारी राज्य सरकारें एक हैं, ना वो पेट्रोल को डीजल को छुएंगी ना शराब को छुएंगी। वो उनका मिल्किंग काऊ है हर राज्य का, उसको कोई नहीं छुएगा। टेलीविजन डिबेट में कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन हकीकत ये है उनके राजस्व का बड़ा स्रोत है, इसलिए उसको वो नहीं छूना। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद सर। हमारे साथ प्लीज कनेक्ट रहिएगा। बहन भाइयों, इस परिचर्चा का हम दूसरा चरण